आज जो एनसीईआरटी बुक है हिस्ट्री की, क्लास 10th चैप्टर आपका 3 है, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड है वो कैसे बना है उसके बारे में इस चैप्टर के बाद इसमें दिया गया है। तो इसको समझते हैं अच्छे से क्या है इस चैप्टर के अंदर। ओके, इस चैप्टर जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके पहले के बारे में समझते हैं कि उसके पहले क्या था। ह्यूमन सोसाइटी, जो सोसाइटी थी ह्यूमन की, वाज स्टैंडली मोर इंटरलिंक्ड। जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक दूसरे से क्या थी, इंटरलिंक्ड थी। टेबलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर कैरिंग गुड्स। जो आपके ट्रेवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रीस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए जो है कैरिंग गुड्स, वस्तुओं को, गुड्स हो गई, आपके मनी आइडियाज़ हो गए, सिल्क हो गई, इन्वेंशंस हो गए, एंड इवन जर्म्स एंड डिसीज। जो आपके यात्री हैं, व्यापारी हैं, पुजारी हैं और तीर्थ यात्री हैं, ये लंबी लंबी दूरी की यात्रा किया करते थे। और ये अपने साथ में जो सामान है, मनी हो गए, आपके पैसा हो गए, आइडियाज़ हो गए, है ना, और कोई आविष्कार हो गए, इसके साथ साथ जो है इनके जो जन्म हो गए, है ना, जीवाणु और बीमारियों को भी साथ साथ में क्या है ले जाते थे। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं तो उनके साथ में ये चीज़ें भी जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन बाज लिंक्ड विथ वेस्ट एरिया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये जो है आपके वेस्ट एशिया है, वहाँ से लिंक था, वहाँ से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब होता है वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी। कौड़ी इज ए फॉर्म ऑफ करेंसी फॉर द मालदीव्स। जो मालदीव्स जो आपके एक कंट्री है, वहाँ की मुद्रा एक कौड़ी के रूप में दिखाई गई है कि वहाँ की जो मुद्रा है पहले की कौड़ी थी वहाँ पे। क्लियर। अब हम समझते हैं सिल्क रूट क्या है। सिल्क रूट लिंक्ड द वर्ड। जो सिल्क रूट है वो आपके लिंक कर रहा है, वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है वो, उसके बारे में समझते हैं। सिल्क रूट वर regarded as the most important routes linking the distant parts of the world। जो रेशम मार्ग है वो दुनिया के जो डिस्टेंस पार्ट में दूर दूर के जो भाग हैं उनको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। उनको जोड़ने की बहुत ही बड़ी भूमिका मानी जाती है आपके सिल्क रूट की। रूट्स proved to be a great source of trade and cultural link between distinct parts of the world। जो रूट है, ये मार्ग है दुनिया के विभिन्न भागों के बीच, विभिन्न भाग हैं उनके बीच में क्या कर रहा है, ट्रेड और कल्चर के जो लिंक है, जो संबंध है उनके बीच में, उनको साबित करने की बात कर रहा है। उनको जोड़ने का प्रूफ देता है कि कैसे जुड़ाव है, कैसे साबित कर रहा है। क्योंकि सिल्क रूट के माध्यम से जो लोग होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो उनके जो ट्रेड है, व्यापार की वस्तुएं हो गई और जो सांस्कृतिक है ना, जो संस्कृति हो गई, वो उनकी कहीं ना कहीं बदलती थी, एक दूसरे की मिलती जुलती थी। बुद्धिस्ट प्रेचर्स प्रचारक प्रेचर्स, Christian missionaries, and later on Muslim preachers used to travel by routes। बता दें कि जो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे और क्रिश्चियन मिशनरी थे, और उसके बाद जो मुस्लिम के प्रचारक थे, उन्होंने जो है इसी मार्ग का यूज किया है, इसी मार्ग से ट्रेवल किया है। क्लियर। रूट्स वर एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड फ्लोरिस्ट टिल द 15th सेंचुरी। ये जो रूट है ये आपके 15वीं शताब्दी तक जो है, ये आपके 15वीं शताब्दी तक जो है फलता फूलता रहा,
और इसके अलावा ये आपके जो क्रिश्चियन युग है उससे पहले भी अस्तित्व में था। जो क्रिश्चियन का जो युग था उससे पहले भी यहाँ अस्तित्व में था, और आपके 15 सेंचुरी तक जो है आपके फलता फूलता रहा है। ये आपका सिल्क रूट। क्लियर? तो आप इस मैप में देख सकते हो कि सिल्क रोड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। चंगियान्स यहाँ से स्टार्ट होता है, और ऐसे जाते जाते जो है आपके यूरोप तक, रोमन एम्पायर तक जाता है, उसके आगे तक। ठीक है, ऐसे इसने लिंक कर रखा था। क्लियर? अब देखते हैं कनक्विस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। जो विजय हैं, डिसीज जो बीमारी है, और ट्रेड है, इनके बारे में समझते हैं क्या है। एक्सप्लोरेशन फॉर अल्डोरांडो। जो अल्डोरांडो है एक पौराणिक है आपका, जो की खोज की गई है ना, खोज की। द मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड। जो सोने गोल्ड के पौराणिक शहर हैं, मिथिकल शहर हैं आपके, पौराणिक शहर। स्पार्क्ड न्यूमेरियस एक्सपेंडिशन। ने कई अभियानों को जन्म दिया इसने। फिर जो अल्डोरांडो है आपका, इस सोने का शहर है, इसकी खोज की गई। पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कंक्विस्ट एंड कॉलोनाइजेशंस ऑफ अमेरिका ऑक्योर्ड। जो पुर्तगाली हैं और जो स्पेन के लोग हैं, स्पेनिश लोग हैं, उन्हें अमेरिका पे क्या है विजय प्राप्त की, कंक्विस्ट किया, और वहाँ पे अपने जो है उपनिवेशीकरण किया, वहाँ पे अपने उपनिवेश बनाए। किन किन लोगों ने बनाया अपने अपने उपनिवेश? पुर्तगालियों ने और स्पेनिश लोगों ने। स्मॉल पॉक्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन अमेरिका। जो स्मॉल पॉक्स होता है, जो चेचक का जो रोग होता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ना अमेरिका में। क्योंकि बताया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स होता है, ये जो डिसीज बीमारी है, ये आपके यूरोप की थी, और इस डिसीज को जो है आप अमेरिका में जो है फ्लोरिस्ट किया जाता है, फैलाया जाता है इसको अमेरिका में। फिर उसके बाद जो है यूरोप वाले लोग वहाँ अमेरिका जाते हैं, उनको गाइड करते हैं, बताते हैं कि ये बीमारी हमारे यहाँ पे भी फैली थी, हमने इसका ऐसे ट्रीटमेंट किया था, इलाज किया था। तो वो अमेरिका में भी वही अपना ट्रीटमेंट करते हैं स्मॉल पॉक्स का, और धीरे धीरे करते करते उसको क्या है अपना जो है उपनिवेश बना लेते हैं, उस पर है ना अपना कॉलोनी जैसे स्थापित कर लेते हैं वहाँ पे। क्लियर? पावर्टी Poverty and hungers persist in Europe until the 19th century। बता दें कि यूरोप में जो पावर्टी है और आपका जो हंगर है, वो कायम रहा था आपके कब? 19th सेंचुरी में। इसका मतलब है कि यूरोप में जो गरीबी है, भुखमरी जो है, वो 19th सेंचुरी तक कायम रही। क्लियर? America's importance led to a shift in the world trade from India to China the West। अब अमेरिका के जो जो महत्व के कारण विश्व व्यापार भारत से चीन और फिर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया। कि पहले इन्होंने अमेरिका में इम्पोर्टेंस जो जो अपने व्यापार किया, वहाँ से जो वस्तुएं लेकर आए, वहाँ से जो कीमती मेटल्स हो गई वो लेकर आए, वहाँ से है ना कीमती स्टोन लेकर आए। उनके माध्यम से जो है ना ट्रेड को जो है अपने बढ़ाया। पहले इंडिया से किया, फिर चीन से किया अपना ट्रेड, फिर पश्चिम एशिया तक जो है शिफ्ट हो गए। क्लियर? ये इनकी थ्योरी रही है यूरोप वालों की। अब आगे देखते हैं इसकी। ये वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है ये अपना आकार ले रही है, मतलब आकार लेती है। यूरोप एक्सपीरियंस, यूरोप वालों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। यूरोप में जो पॉपुलेशन जो है बढ़ती है, उल्लेखनीय वृद्धि होती है ना यूरोप में, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है यूरोप में। ब्रिटेन्स कॉर्न लॉ इफेक्टेड एग्रीकल्चर ट्रेड। जो ब्रिटेन ने जो कॉर्न कानून ने, ब्रिटेन के जो कॉर्न लॉ था ना, उसने जो एग्रीकल्चर जो ट्रेड है उसको इफेक्ट किया, उसको प्रभावित किया उसने, कॉर्न लॉ ने। रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ इन ब्रिटेन लीड टू इंक्रीज फूड इम्पोर्टेंस।
अब जो है जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करने लग जाती है तीव्रता से, कहाँ, ब्रिटेन में। और जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज होता है वहाँ पे, क्या होता है, फूड इम्पोर्ट्स, है ना। तो अब वो फूड को इम्पोर्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। कहाँ कौन कौन लोग कर रहे हैं, ब्रिटेन वाले लोग, क्योंकि ब्रिटेन में जो है वो इंडस्ट्री ग्रोथ जो है रैपिडली होता है वहाँ पे। कैनल कॉलोनी वर इस्टेब्लिश इन इंडिया। अब जो कैनल कॉलोनी होती हैं वो स्थापित होती है इंडिया में, और पर्टिकुलरली मुख्यतः कहाँ होती है, इन पंजाब में। पंजाब में स्थापित होती है आपके कैनल कॉलोनी। ओके। रिफ्रेज रिफ्रिजरेटेड शिप्स प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके, जो आपके रिफ्रिजरेटेड शिप्स है, जो आपके, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षित जहाज, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है आपके ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। मतलब जहाज में एक ऐसा फ्रिज लगाया उन्होंने जिससे जहाज में रखी वस्तुएं जो है ठंडी रह सके, ठीक है। अब इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत ही बड़ा जो इनकी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा इनका रोल निभाया इसने, ठंडी, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्रिटेन वाले हैं, जो यूरोप वाले हैं, वो मीट खाते थे, और मीट खाने के चक्कर में इनको इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे मीट का वो, है ना, मंगवा रहे थे अपनी कंट्री में। तो अब मीट को सुरक्षित ले जाने के लिए हमें उनको ठंडा रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए जो है उन्होंने एक अलग ही टेक्नोलॉजी का यूज किया कि शिप जो थी, जहाज थी, उनको उसमें उन्होंने रेफ्रिजरेटर लगा दिया उसने। क्लियर? अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी की क्या रोल रहा है, भूमिका है, उसको देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज, जैसे जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हैं, तो अब देखते हैं वो क्या क्या है। जैसे रेलवे एंड स्टीम शिप्स प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द 19th सेंचुरी ट्रांसपोर्टेशन। जो रेलवे हैं और जो स्टीम शिप है, जैसे उन्नत तकनीक ने, जो तकनीकी जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, उन तकनीकी उन्नति ने 19th सेंचुरी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर? दीज इनोवेशन, अब ये जो इनोवेशन हुए थे, वर ऑफन डिराइव्ड बाय ब्रॉडर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉलोनाइजेशंस। अब ये जो इनोवेशन हुए, इन्होंने व्यापक तरीके से क्या किया कि सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक कारणों से प्रेरित होते थे, जिसमें जिससे होता जिनमें होता क्या था कि उपनिवेशीकरण भी शामिल था। द डेवलपमेंट ऑफ रिफ्रिजरेटेड शिप्स revolutioned the meat trade, reducing cost, diversifying diets and promoting social stability। बता दें कि जो शीत जो रिफ्रिजरेटेड शिप्स थी ना, उसके विकास से, विकास ने क्या किया कि एक रेवोल्यूशन ला दिया। अब वो रेवोल्यूशन किस में लेके आया, वो लेके आया मीट ट्रेड में, मतलब मांस व्यापार में एक रेवोल्यूशन आ गया था इसकी वजह से, क्योंकि अब वो ज़्यादा ज़्यादा जो है मीट को अपने कंट्री में ले जा सकते थे। इससे क्या होता है, कम लागत आती थी, कम लागत में ले जा सकते थे। अब उनके पास डाइवर्सिटी आ गई, किसके, डाइट्स के बारे में, खाने के लिए डाइवर्सिटी पैदा हो गई, है ना, आहार विविधता आ गई। एंड अब जो है वो सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक अस्थिरता को क्या है, स्थिरता को वो प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दिया उन्होंने। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म के बारे में, कि उपनिवेशवाद का जो अंत है वो 19th सेंचुरी में कैसे होता है ना। तो लेट 19th सेंचुरी सा फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड एक्सपेंडेड मार्केट। तो 19th सेंचुरी के अंत में हम देखते हैं कि जो ट्रेड होता है, ट्रेड जो है आपके वो तेजी से फैलता है ना, देखता, और जो मार्केट आपका जो है उसका भी विस्तार होता है 19th सेंचुरी के अंत में। तो कनकरेंटली इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि कॉलोनाइजेशन जो होता है एंड इम्पेरियलिज्म होता है, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद होता है, वो नोटेबली इन अफ्रीका, विशेष रूप से अफ्रीका में बर प्रोमिनेंट,
है ना, वो प्रमुख थे। कहाँ पे? आपके अफ्रीका में। ओके। दीज डायनामिक शेप्स, यह जो डायनामिक शेप जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप्स सिग्निफिकेंटली, ये गतिशीलता वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे रही थी। ओके। अब देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे इंटेंचर्ड लेबर्स मिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कि जो इंटेंचर्ड जो लेबर हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं, उनका कैसे मिग्रेशन हो रहा है इंडिया से, उसके बारे में समझे कि इंडिया से जो है वो कैसे प्रवास हो रहा है, इंडिया से कैसे उनको विदेशों में ले जाया जा रहा है। क्लियर? ए बाउंडेड लेबर्स under contract to work for an employers for a specific amount to time to play off his passage to a new country or home। बता दें कि जो बंधुआ मजदूर थे, वो बंधुआ मजदूर होते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है एक निश्चित टाइम के लिए, है ना, और कुछ अमाउंट फिक्स करके जो है उनको लेके जाते थे, है ना, ताकि वह किसी अन्य देश या घर में जाने के लिए अपने यात्रा खर्च को भुगतान कर सके। ठीक है। अब जो मोस्ट इंडियन इंटेलिजेंट वर्कर्स थे कैम फ्रॉम, वो आते थे, कहाँ से आते थे? द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब जो वर्तमान समय का जो क्षेत्र है वो देखते हैं क्या क्या क्षेत्र हैं आपके। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु से आते थे। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इंटेंचर्ड मिग्रांट, द कैरिबियंस आइसलैंड, यानी कैरिबियन जो आइसलैंड है, और जो मॉरिशस एंड फिजी, सिलोन एंड मलाया, जो इनके मेन जो डेस्टिनेशन थे, है ना, जहाँ से इंडिया के लोग वहाँ जाते थे, मजदूर जो बंधु मजदूर थे, वो क्या क्या थे उनके? उनके थे जो कैरिबियन आइलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, फिजी, सिलोन, मलाया, है ना, इन कंट्री में इनको लेके जाते थे जो बंधुआ मजदूर थे। ओके। अब इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। अब इंडियन ट्रेड को देखते हैं और जो कॉलोनिज्म है उसको देखते हैं, ग्लोबल सिस्टम क्या है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। हिस्टोरिटिकली इंडियन एक्सपोर्ट फाइन कॉटन टू यूरोप। अगर ऐतिहासिक रूप में देखें तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होने वाला था, एक्सपोर्ट जो किया जाता था, वो फाइन कॉटन था, बढ़िया कपास को निर्यात किया जाता था। बट लेकिन जो ब्रिटिश कॉटन था, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन लीड टू ए डिक्लाइन इन इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट। लेकिन जो ब्रिटिश कपास था उसका विनिर्माण विस्तार के कारण जो है भारतीय कपास निर्यात में गिरावट आ गई। ठीक है। ब्रिटिश ने जो अपना जो कपास जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस कपास की, ब्रिटिश लोग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करके उसका विस्तार कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे जो इंडियन का जो कॉटन होता है उसमें क्या एक्सपोर्ट जो होता है इंडियन कॉटन में, उसमें डेक्लाइन, उसमें गिरावट आने लग जाती है। क्योंकि अब इसमें क्या है, ब्रिटिश के लोग आ गए, वो ब्रिटिश के लोग कर क्या रहे हैं, उसी को मैन्युफैक्चरिंग करके जो है अपना जो अपना सामान को अपना सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं आराम से, है ना। तो जो इंडियन की जो कॉटन है अब उसमें क्या है, गिरावट आ रही है इसके कारण। इंडियन टेक्सटाइल फेस स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब उद्योगीकरण के कारण क्या होता है, जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल होती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट में जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था उसको, है ना। जो हमारी इंडियन की टेक्सटाइल थी, हमारे इंडियन के जो वस्त्र थे, उनको जो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसका एक कारण है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, उसी के कारण जो है हमें जो है सामना करना पड़ रहा था मुसीबतों का। जो ब्रिटेन ट्रेड होते हैं, ब्रिटेन ट्रेड्स सरप्लस इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू कवरिंग द होम चार्ज। अब जो इंडिया में जो भारत में जो
ब्रिटेन के व्यापार विशेष अधिशेष ने जो होम चार्ज होता है उसको कवर करने में योगदान दिया। क्लियर। अब वीडियो को यहीं से जो एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो बनाएंगे अलग अलग सेकंड पार्ट में।